हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं टीएस करेवाल की डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़ इस बुक के लेक्चर्स अपलोड करूँगी वन बाय वन। इस बुक में बेसिकली 2 चैप्टर्स आते हैं, काफ़ी वेटेज है इन चैप्टर्स की। चैप्टर 9 है कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आज मैं चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रही हूँ, कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसकी मैंने खुद से कुछ नोट्स रेडी किए हैं ब्रीफ में, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा हेल्प हो जाए। कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ अ कंपनी, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, kinds of companies, meaning of share capital, kinds of shares, difference between preference share, equity shares. Accounting treatment में हम पढ़ेंगे issue of shares for cash at par or premium, over subscription of shares, under subscription of shares, calls in arrears, calls in advance, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन देन कैश फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इसके साथ साथ कुछ रिलेटेड टॉपिक्स साथ साथ मैं कवर करवाऊँगी। ट्राई करूँगी कि सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के कवर करूँ, सारे टॉपिक्स आपके लिए कवर करूँ। एग्ज़ामिनेशन नज़दीक हैं तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आप सभी को हेल्प हो जाए। हाँ जी, तो लेक्चर 1 मैंने जो रेडी किया है इसमें मैं थोड़ा थ्योरी पोर्शन ही कवर करवाऊँगी बच्चों आपको, जिसमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंपनी होती क्या है। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स जिसकी कोई ह्यूमन बॉडी या सोल नहीं है, बट उसकी एग्जिस्टेंस है हमारी कंट्री में या इकोनॉमी में, जिसको लॉ क्रिएट करता है, और दैट हैविंग सेपरेट एंटिटी, जिसको एक सेपरेट एंटिटी फॉर्म में कंसिडर किया जाता है, मीन्स उसका एक खुद का अस्तित्व है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि इसकी एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर किसी पार्टनर की या शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, बैंक करप्सी होने पर भी इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील मे और मे नॉट दोनों चीज़ें होती हैं। कॉमन सील जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग का, जैसे मेरा है तो मेरा खुद का सिग्नेचर होता है, ऐसे ही कंपनी का जो सिग्नेचर है वो कॉमन सील फॉर्म में होगा, ठीक है जी। एक डेफिनेशन और है, अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो कंपनी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं। ये एसोसिएशन रहता है लोगों का, पर्सनस का, शेयर होल्डर्स का, जो फॉर्म्ड होते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट 1956 पहले ओल्ड वर्जन था, अब ये रिवाइज होकर 2013 हो चुका है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के फीचर्स क्या हैं? नंबर 1 इज इनकॉर्पोरेशन। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 और कोई प्रीवियस एक्ट जो मैंने जैसे अभी बताया 1956 प्रीवियस एक्ट था, जिसमें कंपनीज के बारे में सारी प्रोविजंस लिखी गई थी। तो इनकॉर्पोरेशन क्या है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्रिएट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के ज़रिए इसका क्रिएशन होता है। सेकंड आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी एक सेपरेट एंटिटी होता है, जैसे मैंने डेफिनेशन में समझाया आपको, दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। मीन्स कंपनी की एग्जिस्टेंस, कंपनी का अस्तित्व उसके शेयर होल्डर्स से हमेशा अलग कंसिडर किया जाएगा। नंबर 3, परपेचुअल सक्सेशन क्या है? इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, bankruptcy of its members. Its life comes to an end by winding up through the process of law. वो ये कहता है कि इसकी एग्जिस्टेंस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर बैंकरप्ट हो जाता है। इसकी लाइफ का एंड, इट्स लाइफ कम्स टू एन एंड, उसका अंत कैसे होगा? बाय वाइंडिंग अप,
थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसे मैंने बताया आपको, इसका क्रिएशन लॉ करता है तो इसका एंड भी लॉ ही करेगा। क्लियर बच्चों? ओके। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। जो शेयर होल्डर्स रहेंगे उनकी लायबिलिटी के बारे में क्या बताया गया है। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम और अमाउंट गारंटीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इन द केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तो वो ये कहना चाहता है कि जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी वैल्यू ऑफ शेयर्स जो वो सब्सक्राइब करते हैं या जितनी अमाउंट की वो गारंटी देते हैं, दैट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी दैट लिमिटेड बाय गारंटी। तो जितने के शेयर्स वो सब्सक्राइब करेंगे उतनी लायबिलिटी उनकी रहेगी, या जितनी की गारंटी वो देते हैं उतना गारंटीड अमाउंट उनका रहेगा। मतलब लायबिलिटी जो मेंबर्स की रहती है वो लिमिटेड रहती है। फिफ्थ पॉइंट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज को छोड़कर पब्लिक कंपनीज के बारे में बात की जा रही है कि उसके शेयर्स फ्रीली आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी थर्ड पर्सन को। सिक्स्थ फीचर इज़ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सभी मेंबर्स नहीं देख पाएंगे। अ कंपनी इज़ नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स बट बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। तो उनका मैनेजमेंट कौन देखेगा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको डायरेक्टर्स कहा जाता है, वो उसका मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट और ऑनरशिप दोनों ही सेपरेट होते हैं कंपनीज़ के केस में। कॉमन सील ये मैं थोड़ा बता चुकी हूँ आपको, तो अब थोड़ा सा और देख लीजिए। A company may or may not have a common seal. If it has a common seal, it is affixed to all the important documents of the company. कंपनी की कॉमन सील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर कॉमन सील है तो वो अफिक्स्ड रहेगी सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो भी कंपनी के रहेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे फीचर्स हो गए हैं। तो इसके मैंने टोटल 7 फीचर्स बताए आपको। इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप एंड कॉमन सील। क्लियर बच्चों? ओके। सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसका थर्ड जो टॉपिक है वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगी, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। ये सब चीज़ें वैसे हम बिज़नेस में भी पढ़ चुके हैं, बट ये है कि चैप्टर का वे होता है करवाने का, तो मुझे सब कुछ करवाना है इसमें। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स भी आपने कर रखा है, 12th में कर चुके होंगे। अभी मैं उसकी वीडियोस भी अपलोड करूँगी धीरे धीरे। तो फिलहाल के लिए हम डिफरेंस पढ़ते हैं, पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है। बेसिस के साथ करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन। Partnership is formed by an agreement among the partners. Registration is not compulsory under Indian Partnership Act 1932. पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन रहता है वो एक्चुअली एक एग्रीमेंट होता है, पार्टनर्स के बीच में ही एग्रीमेंट होता है। इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। कंपनी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। तो कंपनी और पार्टनरशिप का फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है कि पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होगी और कंपनी कैसे फॉर्म होगी। ठीक है जी। सेकंड आता है रेगुलेटरी एक्ट। इसमें एक्ट लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप के केस में। कंपनी के केस में कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा। नंबर 3 बेस है, दैट इज़ नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं 2 और मैक्सिमम 50। कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 बताए गए हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 रहते हैं, मैक्सिमम 200 एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ मेंबर्स। ठीक है बच्चों? तो ये आपके 3 पॉइंट्स कवर हो गए हैं।
फोर्थ इज़ लायबिलिटी। पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, लेकिन कंपनी के केस में पहले ऑलरेडी आपको फीचर्स में बता चुकी हूँ कि कंपनी के केस में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड रहती है टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, या उनकी जो लायबिलिटी रहेगी दैट इज़ लिमिटेड अप टू अमाउंट गारंटीड टू बी पेड ऑन वाइंडिंग अप इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कि एक पार्टनर कितनी गारंटी देता है पेमेंट की एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उतना अमाउंट ही वो पे करेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। लेकिन जो कंपनीज अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ फॉर्म होती हैं उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी पार्टनर्स के लेकर। ठीक है बच्चों, ओके। सो नेक्स्ट इज़ फिफ्थ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप के केस में जो प्रॉफिट रहेगा पार्टनरशिप डीड के हिसाब से डिवाइड होगा, और अगर डीड नहीं है तो वो इक्वल डिवाइड होगा। और कंपनी के केस में जो प्रॉफिट्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिपेंड करता है कि उसमें क्या प्रोविज़न है, उसके हिसाब से प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ऑडिट, पार्टनरशिप के केस में ऑडिटिंग कंपलसरी नहीं होता है, जबकि कंपनीज़ के केस में मैंडेटरी है, ज़रूरी है, ऑडिटिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में जो मैनेजमेंट रहता है या तो सभी पार्टनर्स मिलके करते हैं या उनमें से कोई एक करेगा सभी के बिहाफ पे। देखिए क्या लिख रहा है वो, मैनेज्ड बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लेकिन कंपनीज के केस में क्या होगा, मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय मेंबर्स। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं, तो जो डायरेक्टर्स हैं वही मैनेजमेंट को देखते हैं कंपनीज के केस में। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप में ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते हैं शेयर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, लेकिन कंपनीज़ के केस में जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं पब्लिक कंपनी के लिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा नहीं होता है। नाइन्थ पॉइंट इज़ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मीन्स लिक्विडेशन, मीन्स जब क्लोज करना है पार्टनरशिप का को कैसे वाइंड अप करना है, कंपनी को कैसे वाइंड अप करना है, उसके लिए क्या बताया गया है कि बाय एन एग्रीमेंट और बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और इफ़ द फर्म इज़ अनेबल टू पे इट्स डेट्स द इंसॉल्वेंसी एक्ट अप्लाइज। पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज हो सकती है अगर सभी पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं या कोर्ट का ऑर्डर है या फर्म इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेट्स को पे कर पाए, तो उस केस में इंसॉल्वेंसी एक्ट अप्लाई होता है और पार्टनरशिप फर्म वाइंड अप हो जाती है। लेकिन कंपनीज के केस में बाय द प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013, जैसे क्रिएशन लॉ करता है कंपनी के केस में, ऐसे ही इसका जो वाइंडिंग अप रहता है वो भी इसका भी एक प्रोसेस होता है जो प्रिस्क्राइब्ड है इन द कंपनीज एक्ट 2013। 10th पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। हाँ जी, बिजनेस स्टेबल कैसे रहेगा पार्टनरशिप के केस में, अगर डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ये इनका इफ़ेक्ट पड़ता है स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म के ऊपर। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो किसी पार्टनर या शेयर होल्डर की डेथ होने पर, इंसॉल्वेंट होने पर उसका इफ़ेक्ट उसकी कंटिन्यूटी पर नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, तो ये आपका डिफरेंस कवर हो गया। तो आज के इस लेक्चर में मैंने थ्योरी पोर्शन का कुछ टॉपिक कवर किए हैं। आई होप कि आपको मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच।